बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है रमज़ान स्पेशल के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोनिया सुंदस। अशराए मग़फ़िरत शुरू हो चुका है और इस माह अजीम की जहाँ हर साथ ही रहमत और बरकत से भरपूर है, वहीं इस माह की फ़जीलत में हदीस मुबारक है कि नबी करीम हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा और कुरान बंदे के लिए क़यामत के दिन शफ़ाअत करेंगे। रोज़ा अर्ज़ करेगा, ए रब्बे करीम, मैंने खाने और ख्वाहिशों से दिन में इसे रोक दिया, मेरी शफ़ाअत इसके हक़ में कबूल फरमा। कुरान कहेगा, मैंने इसे रात में सोने से बाज रखा, मेरी शफ़ाअत इसके लिए कबूल फरमा। बस दोनों की शफ़ाअतें कबूल होंगी। तो फिर रोज़ा और रमज़ान की तकरीम का ख्याल रखिए, भरपूर रोज़े रखिए और अपना भरपूर ख्याल रखिए। इसी के साथ चलते हैं बड़ी खबर की जानिब। बुज़दिल दुश्मन की वहशियाना कार्रवाई, जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले पर पूरी कौम सोगवार। फोर्सेस के ऑपरेशन में 30 दहशतगर्द हलाक, 190 मुसाफिर बाजियाब। कराची चिड़ियाघर में हाथी के बाद रीछ की हालत अबतर। आसफा भुट्टो जरदारी के नोटिस के बाद रानो को एनिमल सेंचुरी मुंतकली के फैसले पर अमल शुरू न हो सका। रीछ की मुंतकली में तातुल की वजूहात जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। एक अकेला आदमी भी चाहे तो क्या नहीं कर सकता, SIU की जिंदा मिसाल। डॉक्टर अदीब रिजवी की रखी गई पहली ईंट आज हजारों जिंदगियां बचाने वाला इदारा बन चुकी। बेमिसाल फलाही इदारे की कहानी आज प्रोग्राम का हिस्सा है। और माह सियाम में जितना अच्छा खाएंगे उतने पुरकशिश और सेहतमंद नजर आएंगे। आज किचन सेगमेंट में कौन सी सेहत बख्श रेसिपी बनने जा रही है, जानेंगे बोल के जायके। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज। और ये माह रमज़ान है, माह मुबारक है, लेकिन इसमें अफसोसनाक वाक़या पेश आया है बलूचिस्तान में, जहां दहशतगर्द बुज़दिल दहशतगर्दों ने मुसाफिरों पर किया, निहत्ते मुसाफिरों पर किया वार। दर्रा बोलान के इलाके ढाढर में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया, जिससे पसपा कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया और अब तक 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से जारी ऑपरेशन के बाइस अब तक 190 मुसाफिरों को बाजियाब करा लिया गया है। औरतों और बच्चों की खुदकश बमबारों के दरमियान मौजूदगी के बाइस ऑपरेशन में इंतहाई एहतियात बरती जा रही है। अच्छा, एक चीज़ बताना मकसूद यहाँ पे ये भी है कि क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल रास्ता है, यहाँ की टेरेन बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ही दुश्वार गुजार ये रास्ता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे ऑपरेशन किया गया है। हम कोशिश करेंगे अपने नुमाइंदे से जान सके कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सलमान, कल से लेकर अब तक इस केस में क्या डेवलपमेंट हुई, हमें आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये एक ऑनगोइंग सिचुएशन है। ऑन ग्राउंड जो सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन में आप ये बात ज़हन नशीन रखें कि ये बहुत ही संगीन सीरियस सिचुएशन है, जहाँ पर दहशतगर्द बच्चों को, खवातीन को एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो अपडेट्स हमारे सामने आए हैं उसमें आप देख सकते हैं कि हम नाज़रीन को बता रहे हैं कि खवातीन और बच्चों के साथ दहशतगर्द जो है इस इलाके में कम से कम 3 टोलियों में मुंतशिर हो चुके हैं, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के एक तरह से वो घेराव में है। लेकिन मसला इस वक्त है कि खवातीन और बच्चे दहशतगर्दों की गिरफ्त में हैं, जिन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही वजह है कि थोड़ा सा शायद लोग इंतजार कर रहे हैं कि ये कार्रवाई मुकम्मल हो और हमें एक अच्छी बड़ी खबर सुनने को मिले। लेकिन जो देर है, ताखीर है, और उसकी वजह यही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के घेराव में है ये दहशतगर्द। लेकिन इसके साथ ही जो खवातीन और बच्चे हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम तर ऑपरेशन जो है इंतहाई एहतियात के साथ किया जा रहा है। और अब तक 190 जो मुसाफिर हैं उनको बहिफाजत बाजियाब करवाया जा चुका है और 30 दहशतगर्दों के बारे में कंफर्म किया गया है सिक्योरिटी जराये की जानिब से कि 30 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस का ये अज़्म है, ये इरादा है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक भी ये जो ऑपरेशन है ये जारी रखा जाएगा। ठीक है सलमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे वक्तन फ़वक्तन आपसे अहम मामले के हवाले से अपडेट्स लेते रहेंगे। और ये जो वाक़या हुआ है इस पर अब हम बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दिफाई तहज़ीरकार ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड इट हर्ट्स मी कि मैं माह रमज़ान में आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कितना अफसोसनाक वाक़या हुआ है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। हमला किया गया, जवाब में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल भी किया है। किस वाक़े पे सबसे पहले तो आपकी राय लेना चाहूँगा कि कितना कैसे आप इस वाक़े को देख रहे हैं? जी हाँ, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है। इसमें इंडिया इन्वॉल्व है, रा इसमें इन्वॉल्व है।
अफगानिस्तान में मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, और जो प्रॉक्सीज जो हैं इंडिया के वो इस्तेमाल हो रहे हैं। जो ब्रास नामी तंजीम है, ये 2018 में अफगानिस्तान में इंडिया ने बनाई थी, बलोच राजई आजोई संगठन के नाम से। इसमें बीएलए भी शामिल थी, बीएलएफ भी शामिल थी, बीआरजी भी शामिल थी, बीएनए भी शामिल थी। और इनको उस वक्त का यही मैंडेट मिला था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है। और इसके बाद तो सेकंड फोकस इनका था कराची में। और जो पास में जितने अटैक्स हुए हैं, चाहे जो बीएलए ने अंडरटेक किए हैं, मजीद ब्रिगेड इसमें शामिल था, वो जो इंटरेस्ट था बलूचिस्तान के अंदर, सी पैक को टारगेट करना था, चाइनीज इंटरेस्ट को टारगेट करना था, और गवादर पोर्ट को टारगेट करना था, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। और इसमें और भी कुछ ताकतें शामिल है जो नहीं चाहती हैं यहाँ पे इस तरह की एक्टिविटी हो, और बलूचिस्तान से एक शॉर्टेस्ट एनर्जी कॉरिडोर मिले दुनिया भर को, जो हम सेंट्रल एशिया को एक्सेस दें। और इसके बाद तो बहुत सारी ताकतें इससे भी खुश नहीं थी, चाइनीज के प्रेजेंस से भी खुश नहीं थी। इंडिया तो देखे 47 साल के खिलाफ है। पिछले 20 साल जब से की गवर्नमेंट जब से ये अशरफ गनी और करज़ई की, इंडिया ने अफगानिस्तान में 66 कैंप्स बनाए हुए थे, और उसमें तमाम दहशतगर्द जो ब्रास थी और उनको वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। और अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, क्योंकि देखें कि 2020 में ब्रास और टीटीपी को उन्होंने इंडिया ने मिलवाया था, रॉ ने, और अभी इनकी फैसिलिटेशन अभी बीएलए ने टीटीपी की बलूचिस्तान में की है, तो अब इनका एक अलायंस भी बन चुका है। सो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिया। एट द सेम टाइम वो चाहते हैं कि एथनिक डिवीजन भी क्रिएट किए जाए, और इसके लिए उन्होंने कोशिश ये कर रहे हैं बलोचों को लगाएं पंजाबियों के अगेंस्ट या पश्तूनों के अगेंस्ट, और यही इंडिया चाहता है। लेकिन हमारे लोग समझदार है, वो अंडरस्टैंड कीजिए ये हमारे दुश्मनों के क्या डिजाइन है। एट द सेम टाइम सोशल मीडिया का इंडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया का रॉ वाले इसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं, एक हाइप क्रिएट कर रहे हैं, ताकि एक इंटरनेशनली इस इशू को रेस किया जा सके और पाकिस्तान की इसमें बदनामी हो। तो मेरा ख्याल में जो अभी तक जो ऑपरेशन हुआ है, 190 रेस्क्यू हुए हैं, और इसके बाद 30 के करीब दहशतगर्द मारे गए हैं। सिंस वहाँ पे अब प्रेजेंस से ऑफ सुसाइड बम्बर्स की, सो देयरफॉर बहुत एहतियात के साथ ये ऑपरेशन को किया जा रहा, ताकि इसमें कैजुअल्टीज ना हो। जी, लेकिन सर रमज़ान के महीने में ही इतना बुज़दिलाना कार्रवाई, रमज़ान के महीने में, तो इसकी मतलब देखें ना, सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हालिया ऑपरेशन जो आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जारी रहेगा, इंशाल्लाह हम इसको क्लियर कर भी देंगे। और अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 190 मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाजियाब भी करवा लिया है। लेकिन वही बात है कि रमज़ान के महीने में बुज़दिलाना कार्रवाई की क्या मकासद हो सकते हैं? देखिए, इनके लिए तो दीन, ये जो ब्रास है, ये तो एथनिक ग्रुप है, इनका तो इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो इस्लाम का दावा करते हैं फितना और खारिज, तो हमने तो बन्नू में देखा क्या हुआ, मसाजिद पे जो हमले हो रहे हमने वो देखा। सो दीन का नाम इस्तेमाल किया जाता है। देखें कि ये तो वो खारिजी, जब हम कहते हैं ना कि दीन से निकले हुए लोग हैं, जो अपना एक शरिया लेके आ रहे हैं, एक अपना ब्रांड ऑफ इस्लाम लेके आके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। सो इस्लाम हैज नथिंग टू डू विद देम। और ये देखें, दे आर एक्टिंग एज ए प्रॉक्सीज, पैसे मिल रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली वो काम कर रहे हैं। सो इस्लाम के साथ हम किसी को इनको साथ जोड़ नहीं सकते हैं। अगर इस्लाम की बात होती तो ये हमले भी नहीं हो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब इस पे बात कर लेते हैं इन्वॉल्वमेंट की। अफ़गानिस्तान की तरफ से पहले ही इस तरह के मिसक्रेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, अब बलूचिस्तान की तरफ भी हालात कशीदा नज़र आ रहे हैं। ताज़ा कार्रवाइयों में भारत का हाथ बिल्कुल शामिल है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा, एक तो इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि दिस फॉरेन इन्वॉल्वमेंट, प्लस ये कि कितना ये डिफ़िकल्ट टेरेन था एज ए सोल्जर। मैं लोगों को ये बताना भी चाहूँगा, और आप भी इस पे लाइमलाइट डालिएगा कि एज ए सोल्जर ये कितना मुश्किल होता है ऐसे एरिया में जाके ऑपरेट करना, और कितनी बहादुरी से हमारे सोल्जर्स ने यहाँ पे ऑपरेट किया, ज़रा ये भी बताइए। जी हाँ, देखिए, मैं खुद बलूचिस्तान में 10 से 12 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे मैं रहा हूँ। तो स्पेशली इन एरियाज में एक तो एक्सेसिबल नहीं है, यहाँ पे पहुँचना बड़ा मुश्किल है। और फिर देखिए फॉर फ्लंग एरियाज है, यहाँ पे कोई गांव वगैरह नियर विसिनिटी में नहीं है, कोई पानी का यहाँ पे बंदोबस्त नहीं है, और पहाड़ है। सो डिफिकल्ट टेरेन है इसमें ऑपरेट करना। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन के इश्यूज हैं, यहाँ पे मेजॉरिटी एरियाज में कम्युनिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं, आप मोबाइल्स को यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ऑल्दो ये मेन लाइन है जो पाकिस्तान रेलवे लाइन है, जो आप देखें कि क्वेटा से यहाँ पे आते हैं, कोलपुर में आते हैं,
मश्क में आते हैं, डाडर में आते हैं, फिर यहाँ से शिविर में दाखिल होते हैं। लेकिन यहाँ पे टनल से देखें, सिलेक्शन ऑफ टारगेट देख लें कि जिस तरीके से की गई है, आम आदमी नहीं कर सकता है। ये तब मुमकिन है कि इसके पीछे एक बड़ा जहन हो, और जो इंडिया वाले रॉ के सिलेक्शन है, प्लानिंग है, और इसमें काफी टाइम इसमें प्लानिंग की गई होगी। जिस तरीके से अब 30 के करीब मारे गए, इसका मतलब है कि इसमें काफी लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बिल्कुल। और इसके बाद देखें कि पार्ट 2 में इनके स्ट्रेटेजी आप देखें कि मीडिया हैंडलिंग जिस तरीके से रॉ कर रहा है, जिस तरह इंफॉर्मेशन फीड कर रहे थे मेन स्ट्रीम मीडिया को, फिर सोशल मीडिया जो है, जो रॉ के स्पॉन्सर्ड मीडिया अकाउंट्स थे, वो इसको हाइप क्रिएट कर रहे थे, और पुराने फिल्मों के जो विजुअल्स हैं और वो लाके लिंक करके जाफर एक्सप्रेस के नाम से कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे अपने पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए, वो उनकी मदद कर रहे थे, वही चीजें फॉरवर्ड कर रहे थे, शेयर कर रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे। मेरे ख्याल में इससे बड़ी बदकिस्मती और शर्म की बात क्या हो सकती है। और ब्रिगेडियर साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात कही। आपने जो गुफ्तगू का अपना ख़त्म किया, उसी को मैं सवाल बना के आपकी जानिब लेकर अगर आऊँ, तो दुश्मन मुल्क ने तो यही करना है, उन्होंने तो दुश्मनी ही निकालनी है। और वो जिस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो बहुत ही भोंडा प्रोपेगेंडा है। कहाँ कहाँ के हेलीकॉप्टर्स की तस्वीर जो है वो लेकर आ जाते हैं। अच्छा, अब सर, अब उसमें ये है कि कितनी अफसोसनाक बात है कि हमारे ही अंदर के कुछ लोग या हमारी ही अंदर की कुछ जमातें, सियासी जमातें हैं, वो इस प्रोपेगेंडा को बाय कर लेती हैं और फिर इसको प्रोपेगेट करती हैं। ये ज़्यादा बदकिस्मती की बात है सर। हाँ, ऐसा ही है। देखिए, ये मेरा तो मानना है कि ये अफवाह पाकिस्तान के बुक्स में, स्टेट ऑफ पाकिस्तान के बुक्स में वो इस हद तक गिर चुके हैं, वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कंप्रोमाइज करने को तैयार हैं अपने मकासद के लिए। हम ये कह सकते हैं, या उनके जो हैंडलर्स हैं, या लोग जो उनके पीछे बैठे हुए हैं, देखें ना, किसी डिजाइन के तहत ये कर रहे हैं, और या दे आर गेटिंग समथिंग फॉर दैट। अब वरना तो कोई ऐसा नहीं करता अपने मुल्क के खातिर। जिसने आपको नाम दिया, जिसने आपको ऐसे आपने एक अपने आइडेंटिटी बनाई, उसी मुल्क के खिलाफ आप दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया है। मेरा ख्याल में इससे बड़ा अलमिया और क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, पाकिस्तानी अवाम के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, तो उसमें ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इनका जो अपना मुस्तकबिल जो है, वो पाकिस्तान में आके पाकिस्तानियों को फेस भी नहीं कर सकते। और ब्रिगेडियर साहब, आपने एक और जो बात की थी, वो भी बहुत अहम बात है। मैं चाहूँगा इस पर हम थोड़ी सी तफसीलन मज़ीद बात करें। अच्छा, हमारे साथ ही रहिएगा सर। तर्जुमान शाहिद रिंद जो है वो भी अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। जाफर एक्सप्रेस मामले पे ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं सर? देखिए, इस वक्त इलाके में ऑपरेशन जारी है, और जब तक ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होता, उसकी अपडेट्स के हवाले से कोई ऐसा बयान या कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट हम नहीं करेंगे जो ऑपरेशनल सिचुएशन को डिस्टर्ब करे। लेकिन ये जरूर है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे पाक फौज और FC इलाके में पहुंच गई हैं और ऑपरेशन अपने इख्तितामी मराइल में। शाहिद साहब, कितने अफराद बाजियाब हुए हैं और किस कंडीशन में है वो? जी देखिए, इस वक्त तक जो बाजियाबियों की तादाद है वो तकरीबन 200 के करीब है। अब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी तकरीबन 30 से 40 के करीब लोग जो है वो उस इलाके से जो होस्टेज बनाए गए थे वो फोर्सेज ने बाजियाब करवाए, और इससे ज्यादा चीजें मैं इस वक्त आर्ग्यू नहीं करता। जी, आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड शाहिद साहब। सिर्फ इतना अगर आप बता दें कैसा ये इलाका है, बिकॉज यू आर द नेटिव ऑफ द रीजन। ओके, शाहिद रिंद साहब मानते हैं। डू वी हैव ब्रिगेडियर साहब विद अस? अगर हमारे साथ हैं वो, तो आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। जी ब्रिगेडियर साहब, सॉरी टू, मैं कता कलामी की माजरत, लेकिन वही सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा। जैसे आपने बात की थी कि अगर इस मज़मूम कार्रवाई को देखें तो ये किसी खुले एरिया में उन्होंने नहीं किया है, बल्कि एक तो ट्रेन जो कि बहुत रेयरिटी है, ट्रेन हाईजैक बहुत रेयरिटी है, इसके पीछे सोच वो सिर्फ लोकल सोच नहीं हो सकती, प्लस ये कि इसको एक टनल के अंदर ले जाके ताकि मज़ीद मुश्किल किया जा सके इस मामले को, और ढाढर जैसे इलाके में जहाँ पे ट्रेन ऊंच नीच है। तो मैं चाहूँगा प्लीज़ इस पे हाईलाइट भी कीजिए, एक्सपोज कीजिए उस दुश्मन को कि जो इसके पीछे कारफरमा है पूरी तरीके से। जी हाँ, देखें कि इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो इंडियन इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और ये आज की बात नहीं है। राइट फ्रॉम 1947 से, स्पेशली अफगानिस्तान की मदद से, इन दोनों ममालिक ने कोशिश की पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा भी फोकस में रहा है, बलूचिस्तान भी फोकस में रहा है।
और देखे कि माय एनिमीज एनिमी रवि मेरा ख्याल में रवि पलीवाल की किताब है, तो उन्होंने लिखा कि प्रेसिडेंट दाऊद जो थे अफगानिस्तान के, उन्होंने इंडिया को कहा कि आप ईस्ट से प्रेशर रखें, हम वेस्ट से प्रेशर रखते हैं ताकि इंडिया पाकिस्तान को फिक्स करें। सो वो सोच थी अफगानिस्तान की, इंडिया की। और हमने ये देखा कि पाकिस्तान को फिर चक हैगल जो थे सेक्रेटरी डिफेंस थे अमेरिका के, तो उन्होंने ही ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि इंडिया इज यूजिंग अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट अगेंस्ट पाकिस्तान। और उन्होंने इसमें वाज़ेह बात की थी कि वो फंड कर रहा टेररिज्म है। जिस तरह मैंने कहा 66 ट्रेनिंग कैंप्स वहाँ पे बने हुए थे, वहाँ से ये टीटीपी वाले भी ऑपरेट कर रहे थे और ब्रास वाले भी कर रहे थे। और फिर तमाम 34 जो प्रोविंसेस है अफगानिस्तान के, वहाँ पे हर सूबे में गवर्नर के साथ रॉ की वहाँ पे प्रेजेंस थी। फिर हमने देखा कि सिमिलरली ईरान के अंदर इस्फहान था, चाबहार था, वहाँ से भी इंडियंस ऑपरेट कर रहे थे। जिस तरह हमने देखा कुलभूषण वहाँ से निकला। सो उनका मकसद था कि यहाँ पे आके ऑलरेडी एक मूवमेंट चल रही, तो उसको दे फ्यूल्ड दैट मूवमेंट और उसको सपोर्ट किया। और हमने पास में ये भी देखा कि जितने ये लीडर्स थे यहाँ पे 100 का दहशतगर्द ग्रुप्स के, दे वर इन इंडिया। बरहमदार गुप्ती को भी हमने देखा। और इसके अलावा असलम अच्छू जो BLA का लीडर था, तो इसकी ट्रीटमेंट इंडिया में हुई, लेकिन बाद में ये कंधार में मारा गया था। सॉरी। तो इंडिया सो फुली इन्वॉल्व है इसमें। वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर सेक्टेरियन उसमें भी ये इन्वॉल्व था। कुलभूषण ने कन्फेस किया कि हजारों मुसलमानों के जो किलिंग्स में उनका मैंडेट में शामिल था। और इसके अलावा चाइनीज को टारगेट करना, तो सब पैसा आ रहा है, प्रॉक्सीज हैं, तो उनको मदद से वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, पाकिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं। यही इंडिया का मिशन है। इंडिया देखें, इंडिया हैज बिकम ए रॉक स्टेट। और आज हम देखें ये कंफर्मेशन इससे भी है कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में सिखों की असैसिनेशन उन्होंने की, कनाडा में की, पन्नू का प्लॉट पकड़ा गया जब न्यूयॉर्क में था, यूनाइटेड किंगडम में वहाँ पे अवतार सिंह खांडा के असैसिनेशन हुई, पाकिस्तान लाहौर में परमजीत सिंह पजवर के असैसिनेशन में इंडिया शामिल था। और इसके अलावा 22 ऐसे कश्मीरी जो पाकिस्तान में जिनके असैसिनेशन की गई, इंडियन रॉ ने उसको कन्फेस किया, गार्डियन ने भी स्टोरी इस पे कैरी की और बहुत सारों ने इस पे लिखा। सो इंडिया एक टेररिस्ट स्टेट है, वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। और इसके लिए अपने वो प्रॉक्सीज जो है जो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद है, वहाँ के फैसिलिटेशन से, सेफ हेवन से फंडिंग आ रही है और यहाँ पे पाकिस्तान का दहशतगर्दी करवा रहे हैं। पाकिस्तान लेके 5 डोजियर्स जमा करवा चुका है ऑन इंडियन टेररिज्म इन पाकिस्तान। लास्ट हमने जमा करवाया था इन 2022। और हमने तो यहाँ तक था कि हमने बंदे आइडेंटिफाई करके बताए थे कि 4 बंदे हैं, ये दे शुड बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन 1267 के मुताबिक। उसमें एक बंदा था अंगूरा, ये बंदा बैठा हुआ था जलालाबाद में जब APS का अटैक हो रहा था। सो ही वाज द वन, वो उसको कंट्रोल कर रहा था। एक बंदा था पटनायक, वो स्पिन बॉलर में बैठा हुआ था इन फ्रंट ऑफ जो चमन का इलाका है उसमें, वहां से वो कंट्रोल कर रहा था। ही वाज द मास्टरमाइंड जो मस्तूम में सराय रईसानी पे वो खुदकश हमला हुआ था। सो इंडियन की इन्वॉल्वमेंट के हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस है, हमने सबूत और जमा करा चुके हैं। अब इंडिया वैसे भी एक्सपोज हुआ है, तो मेरे ख्याल में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम एक और डोजियर इंटरनेशनल कम्युनिटी को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जमा कराए ऑफ इंडियन रिसेंट इन्वॉल्वमेंट्स। एंड इट्स हाई टाइम ब्रिगेडियर साहब के वी डू दैट, बिकॉज ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया इस वक्त देख रही है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसको वो ऊपर की तरफ ले जाने की भरपूर कोशिश की जा रही हुकूमत वक्त भी अलॉन्ग विद SIFC। ये हाई टाइम है इस तरह का डोजियर जमा कराने के लिए, बिकॉज सीपैक के खिलाफ प्रोपेगेंडे से लेके न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडे तक, जो कि हर बार एक्सपोज होता रहा है, हर बार हम उनको एक्सपोज करते रहे, बट स्टिल वो तो बाज नहीं आएंगे। तो इससे ज़्यादा जो हाई टाइम कभी नहीं हुआ होगा ब्रिगेडियर साहब कि हम इसको करें। वी हैव गॉट अ गुड अपॉर्चुनिटी, हमारे पास इररिफ्यूटेबल एविडेंसेस भी है, हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज है कि इनके हम ऊपर जाना चाह रहे हैं और हमारी टांगें खींची जा रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल हमें करना चाहिए। हमें हर वो अपॉर्चुनिटी जिसमें इंडिया एक्सपोज होता है, इंडिया वैसे भी एक्सपोज है, इज द राइट टाइम कि हमें इसको करना चाहिए।
और फिर देखें कि इंडिया इस तरह के एक्टिविटीज करवा के, दहशतगर्दी करवा के अपने अंदर के जो मसाइल से अटेंशन डिफ्लेक्ट करता है। आप इंडिया के अपने अंदर मसाइल देखें कि अभी तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में 7 स्टेट से ऑल 7 स्टेट दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस। मेजॉरिटी स्टेट दे आर क्रिश्चियंस हैं, और देखें वो फिर मंगोलाइट्स हैं। वो कहते हैं कि हम मेन स्ट्रीम इंडिया से बिल्कुल हमारा कोई मेल नहीं लगता है। सिमिलरली देखें इंडियन ऑक्युपाइड पंजाब में जो खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है, तो वहाँ सिखों की वो एक स्ट्रगल है, वो वहाँ पे एक स्ट्रगल कर रहे हैं। इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में आप देख लें कि वहाँ पे जो स्ट्रगल हो रही है, वहाँ पे शहादत कश्मीरी दे रहे हैं, लेकिन अपने उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। और देखें कि फिर नक्सलाइट जो है कि सेंट्रल इंडिया में नक्सलाइट है, और दे आर बेसिकली कंट्रोलिंग 90,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, 13 स्टेट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे उनका कंट्रोल है। नॉर्थ और साउथ में डिवाइड है, नॉर्थ वाले आर्यंस है, साउथ वाले ड्राविडियंस है, तो साउथ वाले अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। फिर हमने मुसलमानों के साथ देखा है जो मैन लैंड इंडिया में हो रहा है, दलित के साथ हो रहा है। सो देखें कि अपना खुशवंत सिंह ने किताब लिखी थी एंड ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कहा था एक वक्त ऐसे आएगा कि वी विल कमिट हाराकारी, जिसका मतलब था कि हम खुदकशी कर लेंगे, इंडिया विल डिसइंटीग्रेट। और उन्होंने कहा हम ना कोई बाहर की ताकत कोई नहीं होगी, ना पाकिस्तान होगा, हम खुद इसको तोड़ेंगे। सो अल्टीमेटली इंडिया उसी तरफ जाएगा। अच्छा, कमिंग बैक टू द थिंग, और इसमें एक चीज़ ये भी है सर कि 2024 में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं। हालांकि माजी में देखा जाए तो इस तरह के वाक़यात बहुत कम हुए हैं। हम इनका नेक्सस ना सिर्फ तोड़ रहे हैं, बल्कि इनके जो गिर्द है वो घेरा भी तंग से तंग तक किया जा रहा है। व्हाट एल्स कैन वी डू? लाइक हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो 24 घंटे हमा वक्त तैयार हैं, और शब रोज़ उनकी जो मेहनतें हैं वो पूरी दुनिया के सामने हैं। ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट, on the diplomatic front, what can Pakistan do to not only assure its personal security, बल्कि उन तमाम तर साजिशों को बेनकाब करने के लिए भी कि जो हमारे खिलाफ हो रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल में हमारे जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुनीर अकरम साहब बैठे हैं, वो प्रोएक्टिव हैं। और जिस तरह कल परसों भी उन्होंने जाके इस चीज़ को हाईलाइट किया है, BLA की बात की है, मजीद ब्रिगेड की बात की है वहाँ पे, तो वो है प्रोएक्टिवली हमें फर्दर इसको करना चाहिए। एक और डोजियर भी हमें जमा कराना चाहिए पॉलिटिकली। और जो पाकिस्तान लेवल पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है गवर्नेंस की इश्यूज है जो हमें इम्प्रूव करना चाहिए। और जो मेन स्टेक है, यंगस्टर्स हैं बलूचिस्तान में हो या एल्सवेयर हो, उनको हमें एड्रेस करना चाहिए। ऐसे मौके, जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें प्रोवाइड करने चाहिए। और तो बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हैं, जो मैं भी आपको बताऊं तो बहुत बेतहाशा कंट्रीब्यूशन है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ से इस फोरम के थ्रू बताना चाहूँगा कि बलूचिस्तान में देखें कि बलूचिस्तान इज डिवाइडेड बिटवीन A and B एरियाज। A एरिया का मतलब है जहाँ पुलिस के जुरिस्डिक्शन है, B एरिया मींस इट इज द लेवीज का एरिया, यहाँ पुलिस नहीं जा सकती। सो 84% बलूचिस्तान इज B एरिया। जो ये वाकया हुआ है, चाहे वो बारखान में था या कहीं में था, जो ये डॉडर में जो हुआ, ये B एरिया से, यहाँ पे लेवीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो तकरीबन 90 अरब का बजट होता है सालाना, 83,000 स्ट्रेंथ है पुलिस और लेवीज की। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली 60% नॉन ऑपरेशनल हैं, क्योंकि उनकी सिलेक्शन इंडक्शन नवाब और सरदार करते हैं, अपने कबीले से करते हैं। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू देम। तो अनफॉर्चुनेटली बाकी जो अवेलेबल हैं वो ऑपरेशनली तैयार नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग के इश्यूज हैं। और जब बारखान में लास्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ था, 200 से 300 मीटर पे इनकी पोस्टर थी, बट दे डिड नॉट रिएक्ट। FC को आना पड़ा दूर से, दे रिएक्टेड, पहुंच गए थे। आर्मी को आना पड़ा। सो देयर इज ए इश्यू कि हर इदारे को अपना रोल अदा करना होगा कि हर दफा आप फौज पे तो ना तकिया करके बैठे हैं या FC पे बैठे हैं। पुलिस है, लेवी से, CTT है और दूसरे इदारे हैं, इनको अपना रोल अदा करें। जब वहां पे मुश्किलात पड़ती है तब अफवाज पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। जब गवर्नमेंट टास्क करती है तो यकीनन दे विल कम। लेकिन अभी आप अपना काम ना करें, हर काम अगर फौज पे डाल दें, FC पे डाल दें, तो मेरे ख्याल में ये ठीक नहीं है। सो देयर इज ए सीरियस रिक्वायरमेंट कि हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। कई दफ़ा इसको A एरिया को कन्वर्ट करके B कर दिया, B को A में ले आए, फिर पोलिटिकल रीजंस। लेकिन मेरे ख्याल में जो भी फैसला हो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमें करना लेना चाहिए। एब्सोल्युटली, कैपेसिटी बिल्डिंग का वक्त अब आ चुका है। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर कैडेट मसूद साहब हमारे साथ और जाफर एक्सप्रेस के मामले पे हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। अब वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस।
एक बार फिर आपको कहेंगे दुनिया बोले रमज़ान स्पेशल में खुश आमदीद। खुदा ताला का निज़ाम इतना वसी है कि इसका शुमार तो नहीं किया जा सकता और कुदरत के फैसले समझना यकीनन आम इंसान के बस की बात नहीं। कुदरत ने पाकिस्तान में एक ऐसी ही शख्सियत को भेजा जिसने पाकिस्तान में लाखों नहीं करोड़ों इंसानों को मुफ्त इलाज का इंतज़ाम किया। डॉक्टर सैयद अदीब रिजवी एक ऐसा नाम जिन्होंने SIUT की सूरत लाखों गरीबों के इलाज का बेड़ा उठाया हुआ है। SIUT दुनिया का वो वाहिद अस्पताल जहाँ औसतन एक साल में गुर्दे की पैवंदकारी के सबसे ज़्यादा 550 ऑपरेशन होते हैं। इसी तरह एक साल में 30 लाख मरीजों का OPD इलाज हो रहा है और इसी एक साल में 8,25,000 मरीज मुख्तलिफ शोबों में इलाज के लिए दाखिल किए जा रहे हैं। 7 लाख से ज़ायद ऑपरेशन हो रहे हैं। न जाने कितने ही मरीज मुस्तकिल डायलिसिस यहाँ करवा रहे हैं। गुर्दों की बीमारी के असरात के हवाले से मजीद बात करने के लिए SIUT के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक के हेड प्रोफेसर अली असगर लेनवाला आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर साहब SIUT हमारे लिए एक रोल मॉडल है और अरसे दराज से काम कर रहा है। मैं चाहूँगा थोड़ा सा SIUT की जर्नी के हवाले से बताएं हमें। तो SIUT की जर्नी हमेशा हम्बल बिगनिंग होती है जी। 12 बेड का एक छोटा सा यूरोलॉजी का वार्ड था ये 1972-73 में, जहाँ से जो विल है वो ये थी कि भाई प्रोफेसर रिजवी साहब इंग्लैंड से पढ़ के वापस आए थे, तो NHS का सिस्टम था कि हर वो शख्स जो बीमार है इलाज उसका पैदाइशी हक है और वो जब वहाँ पर आए तो उसको ये फ़िक्र नहीं होनी चाहिए कि जी मेरी जेब में कुछ है रकम तो मेरा इलाज ठीक होगा वरना नहीं हो पाएगा। तो ये उनकी विल थी और बड़ा मुश्किल था यहाँ के हेल्थ केयर सेटअप में जहाँ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर से इलाज होता हो। ऐसे में पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के अंदर रहते हुए एक सोसाइटी बनी, हम ख्याल लोग आते गए, कारवां बनता गया और चलता गया। तो वो छोटा सा 12 बेड का वार्ड जो है अब एक बहुत बड़ा इदारा बन चुका है, जिसके अभी आपने आदाद शुमार बताए। जो सबसे अच्छी बात जो मुझे SIUT में तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ काम करने का जो एक सबसे अच्छी एक सेटिस्फेक्शन ये होती है कि मैं किसी मरीज़ को इस नज़र से नहीं देखता कि जी मुझे इससे कुछ मिलना है तो मैं इसके इलाज में कोई फ़र्क करूं। कोई दवाई कोई टेस्ट करने से पहले ये नहीं सोचना होता कि यार ये बेचारा दे पाएगा या नहीं। हर किस्म की जो चीज़ उसको ज़रूरत है वो मुहैया हो जाती है और उसके लिए मतलब ये इतनी अच्छी एक फीलिंग आती है कि इस तरह के इदारों को और पनपना चाहिए। और हमने खुद देखा कि इन पिछले सालों में अब ऐसे कई इदारे सामने आते जा रहे हैं जो इसी तरह की फ़िलॉसफी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में यही वो एक मिशन है कि जी वो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल में। आपके पैम्फलेट पर एक चिन्ह है, इस पर लिखा है ऑल ट्रीटमेंट फ्री विथ डिग्निटी। ये मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया। ये आपने इस पर क्यों मेंशन किया, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डालें प्लीज़। देखिए जी, फ्री का जब भी लफ्ज़ आता है ना तो वहाँ सबसे पहली बात ही आती है कि ये मुफ्त वाले लोग ये ज़रा दूसरी तरफ बैठें, ये इनकी लाइन दूसरी है, ये अलग लोग हैं। तो ये मुफ्त के उस असर को, उस तासुर को मिटाने के लिए ये डिग्निटी का लफ्ज़ हमारे अनवर साहब का ये वो था कि हम सिर्फ वो मुफ्त इलाज की बात जब करते हैं तो लोगों को एक इस तरह का एहसास आता है कि ये तो कोई सब स्टैंडर्ड इलाज होगा, जो मिल गया बस जैसा मिल गया कर लें, ग्रांटेड वाला है। तो नहीं, ये नहीं है। इज़्ज़त नफ्स इंसान की सबसे ज़्यादा हो। अगर आप किसी गरीब शख्स को तो छोड़ दें, अगर आप किसी वाइट कॉलर आदमी को बिठाकर उससे पूछें आपके इलाज पे 50 लाख रुपए खर्च आएंगे, आप बताएं आप कितने दे सकते हैं? आप सिर्फ 2 लाख देंगे? अच्छा चलें बाकी हम कर तो देंगे और आप देखें और कहीं से गुजार। ये वाले सवाल आपकी इज़्ज़त नफ्स पे वो हो भी जाता है इलाज। उस तरह आपने कुछ ना कुछ रकम देकर आपने कर भी लिया, लेकिन उसका वो तासुर नहीं आता ना भाई। आप हमारे मरीज़ आएँ और वो हमें और अच्छे लगते हैं जब वो आके अपने हक के तौर पे ज़िद करके हमसे लड़ के
सहूलतें लें। डॉक्टर साहब, गुर्दों की बीमारी के हवाले से पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड या फिर रीजन वाइज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? अदीब रिजवी साहब का यकीन करें एहसान है कि जो इस पूरे कारवां को लेके चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें मज़ीद कितनी वॉर फुटिंग्स पे काम करने की ज़रूरत है? ये बहुत अच्छा सवाल, ये अक्सर पूछा जाता है कि जी क्या ये गुर्दे की बीमारियां हमारे यहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हैं या ये कि ये बढ़ रही हैं और इसको कैसे रोका जाए। बात ये है कि हम दुनिया के 5वें मोस्ट पॉपुलस मुल्क हैं, ठीक है। हमारी जिस तरह की आबादी है, उसकी जिस तरह की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके हिसाब से जो हमारी प्रेवलेंस है बीमारी की, वो जितनी रीजन में है और दुनिया के दूसरे हिस्सों में उतनी ही है। बात सिर्फ ये है कि हमारी आबादी ज़्यादा और मतलब तेज़ी से फैलती हुई, और फिर उसके डायनामिक्स कुछ ऐसे हैं कि इलाज की सहूलतें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड हैं बड़े शहरों में। तो पेरिफेरी से दूर से अब SIUT के अगर आप एक मोहतात अंदाजे से बात करें तो सिर्फ 18% मरीज़ ऐसे हैं जो कराची के हैं। अच्छा। 62% बाकी सूबा सिंध से हैं। और फिर पूरा बलूचिस्तान और लोअर पंजाब भी यहीं आता है। और फिर कई ऐसे इलाज हैं जो KPK और फेडरल टेरिटरीज़ और पंजाब के नॉर्दर्न एरियाज़ में वहाँ नहीं होते हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान भी यहीं ट्रांसप्लांट कराने आते हैं। जी, आई हैव सीन पेशेंट्स फ्रॉम गिलगित एज़ वेल। इसमें अपनी जो सर्विसेज मेंशन की हैं उसमें तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ मेंशन है। अगर हम एक एक के बारे में बात करेंगे तो वक्त ही ख़त्म हो ख़त्म हो सकता है। आप मुझे बताएंगे प्लीज़, जो आप सर्विसेज दे रहे हैं इसके पीछे कितनी टीम काम कर रही है और क्या सारे के सारे रज़ाकाराना तौर पर काम कर रहे हैं? किस तरह से सेटअप आप, क्योंकि ये तो बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, वो तो एक माशाल्लाह इतनी इसमें देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट टू पेशेंट्स है ऑब्वियसली, लेकिन अगर मुझे आप फ्री काम करवाएंगे तो मुझे भी अपना घर बार भी तो चलाना है, ठीक है। तो वो डेडिकेशन एक हद तक ही चल सकती है, कोई सोर्स ऑफ इनकम तो चाहिए। तो वी प्राउड टू से कि SIUT की जितनी भी जो सैलरी पैकेजेस हैं वो कंपेरेबल टू एनी अदर प्राइवेट प्रैक्टिस या उससे ज़्यादा ही हर जगह हो जाते हैं। जो हमारे ट्रेनी डॉक्टर्स हैं उनकी पे डेफिनेटली बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि यहाँ काम करने वाले जितने डॉक्टर्स हैं वो फुल टाइम SIUT में ही काम करते हैं। अच्छा। हमारी किसी की कोई प्राइवेट प्रैक्टिस बाय कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट दूसरा है ही नहीं, मेरी कोई और वजह बनती ही नहीं कि मैं SIUT छोड़कर शाम में जल्दी चला जाऊँ कि अब कहीं और कारोबार चलाना है। सो द होल टीम इज़ डेडिकेटेड। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगा, माह रमज़ान है एंड द पीपल, हमारे बहुत मुखैर हज़रात हैं माशाल्लाह जो अतियात करते हैं। मैं चाहूँगा आप अपील करना चाहेंगे, लोगों से बात करना चाहेंगे कि ये, क्योंकि जिसके घर यह बीमारी आन पड़ती है ये उसको मालूम होता है कि अगर किसी मर्द पे आई है तो वो नौकरी से जाएगा, वो तमाम तर चीज़ें, किसी खातून पे है तो पूरा घर सफ़र करेगा। सो इट्स दैट काइंड ऑफ डिजीज़। मैं चाहूँगा लोगों से थोड़ा सा आप बिल्कुल जी। तो इसके लिए मैं अदीब साहब के जो अल्फाज हैं जो मैं हमेशा सुनते हुए इतने सालों से सुनता आया हूँ, अदीब साहब हमेशा कहते हैं कि SIUT जैसा इदारा बन तो शायद दुनिया में कहीं भी जाता, लेकिन चलना सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन था। ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी लोग, उनका इतना बड़ा दिल है और इतने खुले दिल से हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कराची में मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि कोई भूखा नहीं सोता, जिसको ज़रूरत है वो सड़क पे लोग आके झुक के उनको देकर जाते हैं कि प्लीज़ आप हमसे ले लें। यही दयालु लोग, यही बड़े लोगों की वजह से SIUT इस मकाम तक पहुँचा और अभी हमें बहुत आगे जाना है। अभी हमें और सर्विसेज हमारी एक्सपेंड होती जा रही हैं। इंशाल्लाह 1-2 हफ्तों में हम अपने बच्चों का एक अलग अस्पताल 15 मंजिल का जो है उसका इफ्तिताह शुरू कर देंगे। वो स्पेशली बच्चों के लिए है। सिर्फ बच्चे, और वो भी गुर्दे और दिल के अमराज के। हमने ये दिल के हवाले से एक पूरा नया जो है वो डिपार्टमेंट खुल गया जो ओपन हार्ट सर्जरीज कर रहा है और वो बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा नंबर्स में करते जा रहे हैं। हमें इन सब को मेंटेन सिर्फ नहीं करना, हमें उसे बढ़ाने के लिए हमें, अगर आपका सपोर्ट नहीं होगा
लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये सारे ख्वाब ही रह जाएंगे। अभी तक जहाँ पहुँचे हैं वो आपके सपोर्ट से पहुँचे हैं, सिंध गवर्नमेंट और लोगों का हमें ट्रस्ट चाहिए, एतमाद चाहिए और हमें उनकी मदद चाहिए। और यकीन करें लोगों का एतमाद है आपके ऊपर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर लेनवाला, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू। तो जितना हो सके इस तरह के इदारों की इसलिए मदद करें क्योंकि ये इदारे उस तरह की बीमारियों को केटर कर रहे हैं कि ना सिर्फ उन बीमारियों का इलाज बहुत महंगा है बल्कि उनको उन बीमारियों के साथ अपनी ज़िंदगी मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल है। तो जितना हो सके मदद के लिए आगे आइए। बिल्कुल ऐसा रमज़ान के महीने में तो स्पेशली एंड अदरवाइज़ भी, रमज़ान नहीं भी हो तब भी इनकी मदद करनी चाहिए। और रमज़ान का तो ऐसा महीना है कि जहाँ बढ़कर करना चाहिए। अभी वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी किचन सेगमेंट में, तो कॉपी पेंसिल तैयार रखिए। लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। बोल के ज़ाक़े में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। आज की जो ये एपिसोड है, आज का जो ये बोल के ज़ाक़े का सेगमेंट है, बड़ा ही स्पेशल सेगमेंट है मेरे लिए, क्योंकि आज जो मैं रेसिपीज़ आपके साथ बनाने वाली हूँ वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट तरीन रेसिपीज़ हैं, जो कि वो हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम से बनवाया करते थे और बहुत शौक़ से खाया करते थे। और यकीन जानिए, जब मैं ख़ुद इस बात का जिक्र करती हूँ, मैं ख़ुद बनाती हूँ, तो मैं दिल से बहुत खुश होती हूँ और मैं बहुत दाद वसूल करती हूँ। सो मैंने सोचा कि वो सारी रेसिपीज़ में, वो 2 रेसिपीज़ हैं बेसिकली, मैंने कहा वो दोनों रेसिपीज़ मैं आज आप सभी के साथ शेयर करूं, क्यों ना आप लोग भी उन्हें घर में बनाएं और खुश हों और दाद वसूलें मेरी तरीके से। और साथ में बताना चाहूँगी कि ये एपिसोड ये जो रेसिपी है वो रेसिपी थोड़ी सी ट्विस्टेड है, लाइक वो मैंने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया है आज के ज़माने के हिसाब से। तो एक तो हम बनाएंगे डेट डिलाइट यानी कि खजूर का मीठा, और एक हम बनाएंगे बारले यानी कि जौ के आटे से एक मीठा, जो कि बहुत ही फेमस है, अरबी बहुत शौक से खाते हैं उसको। मैं आपको उसका नाम भी बताऊंगी, उसके रेसिपी कार्ड्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कि इस पकवान को, इस दस्तरखान को, इस टेबल के सजाने में जो हमारा साथ दे रहे हैं, सबसे पहले डालडा। जहां मामदा वहां डालडा। 80 सालों से पाकिस्तान भर की माओं का भरोसा बेहद रहा है डालडा पे, क्योंकि डालडा कभी भी सेहत और क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। रमज़ान का डालडा 250 रुपये तक की बचत के साथ डालडा दे रहा है। ईद से पहले ईदी पूरे 250 रुपये की बचत, रमज़ान की बरकतें और डालडा की बचत साथ साथ चलने वाली है इस माह रमज़ान। सेहत और बचत साथ साथ डालडा पर 250 रुपये तक की बचत जो है वो आपको मिलेगी। आप पैकेजिंग देख सकते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले तो मैं इसको दिखाती हूँ, ये देखिए, पहले जो पाउच आया करता था ये पाउच ऐसे लुढ़क जाता था नीचे, लेकिन अब ये ज़रा हार्ड पाउच बना दिया गया है। अब ये कहीं नहीं जाने वाला, अब ये आराम से आप इसको रख सकते हैं। और साथ में मैं डेली बेसिस पर आपको ये भी बताती हूँ कि डालडा का जो ये ऑलिव ऑयल है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, ये मैं बजाते खुद भी यूज़ करती हूँ। डेली बेसिस पर 1 टीस्पून अगर आप इसको ले लेते हैं तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सहरी से पहले या जस्ट इफ्तार से पहले ओनली 1 टीस्पून तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये पकाने के लिए नहीं होता, ये हल्का फुल्का सौते कर लें, ऊपर डाल दें सैलड के, या फिर इसको आप पी लें तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जनाब सोब्रूसो। सोब्रूसो भी अपनी क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। सोब्रूसो के पैकेट्स बिल्कुल सील्ड होते हैं, आला क्वालिटी की चिकन से बनाया गया होता है, पीछे सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी एक्सपायरी मेंशन होती है। और सोब्रूसो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता किसी भी चीज के ऊपर, ना ही जायके पर, ना ही क्वालिटी पर, ना ही सेहत पर। और साथ में लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट, गुलबहार शरबत मरहबा का ये ज़बरदस्त शरबत, जो कि फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अरक़ियात से तैयार करता हुआ ऑर्गेनिक शरबत है, जिसको आज हम अपनी दूसरी रेसिपी में इस्तेमाल भी करेंगे थोड़ा बहुत। और साथ में जो ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है मरहबा की जानिब से, वो ये कि थ्रू आउट रमज़ान अगर आप हमें अपनी वीडियो रेसिपीज़ शेयर करेंगे बोल के फेसबुक पेज पर, तो आप जीत सकते हैं ये बाइक। ये बाइक का ज़रा फोकस करके दिखा दीजिए। ये बाइक जो मेरे लेफ़्ट साइड पर रखी हुई है, ये आपके घर में जा सकती है, आप ही इस पे घूमते फिरते नजर आ सकते हैं। पहले विनर को जाएगी ये बाइक, और दूसरे नंबर पे जो रेसिपी सेलेक्ट की जाएगी उसको जाएगी ये एलईडी। एलईडी मेरे सामने आप देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड पर एलईडी जो है वो मेंशन है। और ये दोनों चीज़ें एक ही घर में भी जा सकती हैं। तो जितनी जल्दी आप अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ वीडियो रिकॉर्ड करके हमारे बोल के फेसबुक पेज पर शेयर करेंगे, हमारे साथ हमें इनबॉक्स करेंगे, उतनी जल्दी जीतने का मौका आपको मिलेगा। सो मुकाबला जो है वो बड़ा सख्त हो गया है, वक्त जो है वो हमारे पास कम होता है, तो झटपट
पकवान जो है हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट रेसिपी है आज डेट डिलाइट यानी कि खजूर का मीठा, और दूसरा है तलबीना, जी हाँ तलबीना, जो कि जौ के आटे के साथ बनाया जाता है। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं दोनों, इसको आप सहरी में, इफ्तार में एंड अदरवाइज़ भी इन दोनों रेसिपीज़ को आप बना के दे सकते हैं। इसमें ये इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी आती है। जो लोग कमज़ोर जिस्म के मालिक हैं या जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल लो हो चुकी है वो इसको खाएँ। और ये जो खजूर का मीठा स्पेशली मैं बना रही हूँ, ये तो अगर आप सिर्फ 2 खजूरें इस तरह का जो मैं बना के आपको लड्डू दिखाने वाली हूँ, वो 2 अगर आप डेली बेसिस पे खा लें, आप यकीन जानिए आप दुआएं देंगे मुझे। ये मेरी अपनी पर्सनल मॉडिफाइड रेसिपी है जिसको मैं बड़े अरसे से बना रही हूँ और सब अपने फैमिली में मैं डिस्ट्रीब्यूट भी करती हूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। इस वक्त सबसे पहले तो आपने इसमें लेना है, मैं इस वक्त पहले खजूर का मीठा बना के रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म होगा तो ठंडा होने में वक्त लगाएगा। इतने में हम अपना तलबीना बना लेंगे, फिर वापस इस रेसिपी पर आएंगे। रेसिपी कार्ड आपको थोड़ी देर में दिखाया जाएगा। अच्छा, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। आप देख सकते हैं मेरा ये खजूर का 1 पैकेट है। 1 खजूर के पैकेट को आपने धोकर उसका हेड और उसका सीड अलहदा कर देना है और ऐसे खोल के इसको रख देना है सुखा के थोड़ा सा। उसके बाद 100 ग्राम्स ये बटर लेना है, थोड़ा सा सॉल्टेड बटर लीजिएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल करेंगे तो और भी अच्छा है। साथ में हम डालेंगे ये मिक्स सीड्स, आप देख सकते हैं पम्पकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, और जितने इस किस्म के सीड्स आप डालना चाहें आप डालें। ये ऑप्शनल है, अगर नहीं अवेलेबल हैं ना डालें आप, कोई ऐसी बात नहीं। मैं इसको ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इससे ख़वातीन में ख़ास तौर पर जो हार्मोनल बैलेंस को हम रोते रहते हैं तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें ये उसको फैसिलिटेट करता है। दूसरा इसमें जाते हैं या तो रोस्टेड पीनट्स या रोस्टेड आमंड्स यानी कि रोस्टेड बादाम या रोस्टेड पीनट्स यानी कि मूंगफली, और इसको आपने दरदरा कर लेना। ये देखिए ये पाउडर और दरदरा आपको साथ नज़र आ रहा होगा, ये मेरी दोनों रेसिपीज़ में इस्तेमाल होगा। अच्छा जनाब, उसके बाद ये एक बिस्किट है, ये हम बचपन में खाते आते थे, ये वही बिस्किट है, पर आप पहचान गए हो, ये ग्लूको बिस्किट है। एक पैकेट मैंने इसको लिया है और इसको ऐसे पाउडर बना लिया है। अब हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को बनाना। अच्छा जनाब, ये चूल्हा जो है क्यों नहीं साथ दे रहा है, अब कोशिश करते हैं। ओहो, अचानक से इसको कुछ हो गया है, हो जाता है, कोई बात नहीं, लाइव शो की यही खूबसूरती है एक्चुअली। अच्छा जनाब, ये देखिए अब मैं इसमें डालने वाली हूँ बटर। ये बटर मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, ये मुझे अपने खजूर के हिसाब से ज़रा ज़्यादा मालूम हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रही हूँ। और फिर इसमें मैं थोड़ा शायद ये ड्राई हो जाए फिर डालते हैं इसके अंदर। मुझे थोड़ा थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, ऐसा ना हो छींटे उड़ जाएं। अच्छा, मैं आपको इस खजूर के बारे में जब तक बताती हूँ जब तक ये ड्राई हो जाएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फेवरेट मीठा था, वो खजूर को देसी घी के साथ भुनवा के खाया करते थे और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाया करता था और वो स्ट्रेंथ बहुत देता है, इम्यूनिटी बूस्टर है, चाहे बच्चे हों बड़े जवान कोई भी इसे खा सकता है बआसानी। और इसको आप स्पेशली रमज़ान में बनाएं, अलावा रमज़ान बनाएं, कोई ऐसी बात नहीं है। आप खुद मुझे दुआएं देंगे अगर आप इसको खाना शुरू करेंगे। अब ये हो गया है ड्राई, हम अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए ये मक्खन चला गया इसके अंदर और ये बाकी का मक्खन हम रखते हैं पीछे ताकि जगह ना घेरी जाए। और ये जनाब ये देखिए थोड़ा सा बस ये मेल्ट होना शुरू होगा इसके अंदर, हमने कोई इतना पकाना नहीं है। ये देखिए ये बस इसमें खजूरें चली गई हैं और आपने बस ये अलट पलट करके इसको करते रहना है। ये देखिए, और ये थोड़ी देर में ये पकना शुरू हो जाएगा हलवे की फॉर्म में। और अच्छा, क्वालिटी जितनी अच्छी क्वालिटी की खजूरें आप लेते हैं ये उतना ही लजीज बनेगा, ये बात याद रखिएगा। जितनी अच्छी खजूरें होंगी उतना ही अच्छा ये मीठा बनेगा आपका। और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है, लेकिन बस ये थोड़ा गर्म होगा इसलिए हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और जब तक हम अपनी तलबीना बनाएंगे। और तलबीना जो है वो भी जौ के, क्योंकि आपको पता है ना जो बार्ले फ्लोर होता है ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है स्ट्रेंथ देने के लिए। तो आज की जो दोनों रेसिपीज़ हैं वो हमारी बहुत ज़बरदस्त हैं। अब देखिए शायद 2 मिनट ही हुए होंगे आपसे बातें करते करते ये हलवे में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए ये मैंने इसको ऐसे करना शुरू कर दिया। लकड़ी के चम्मच का इस्तेमाल कीजिएगा तो ये बहुत ईजीली बन जाएगा। ये देखिए आप, और वैसे भी खजूर में कितने फ़ायदे हैं। तभी तो देखिए जब हम लोग रोज़ा खोलते हैं तो कहा जाता है हम तमाम मुसलमानों को कि भाई जब आप रोज़ा खोलें तो खजूर के साथ रोज़ा खोलें, क्योंकि खजूर में शुगर होती है, नेचुरल शुगर होती है, तो आपको ये इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो सोचिए अगर ये इंस्टेंट एनर्जी देने वाली चीज़ को हम ऑर्गेनिकली और मज़ीद चीज़ों में ऐड ऑन कर लें तो फिर आप देखें ये क्या ज़बरदस्त नहीं बनेगा। ये देखिए
बस ये हो गया तैयार। इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। मेक श्योर कीजिएगा कि प्लीज़ आगे जले नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी लगना भी शुरू हो जाता है। ये देखिए, बस ये ऑलमोस्ट आई एम डन। और ये जितनी अच्छी क्वालिटी की होती है ना खजूरें, ये उतनी जल्दी पक भी जाती हैं, सॉफ्ट होती हैं ना, हार्ड नहीं होती। और अगर थोड़ी सी हार्ड महसूस हो, 10 से 15 मिनट के लिए आप इसको एक सादे से पानी में या ल्यूक वार्म वाटर यानी कि नीम गर्म पानी में अगर आप इसको भिगो के रख देंगे, वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। ये देखिए जनाब, ये मेरी रेसिपी हो गई है तैयार, मैंने चूल्हा कर दिया है बंद। अब मैं इसको निकालूंगी किसी प्लेट में थोड़ी देर के लिए। जब तक ये ठंडी होगी हम दूसरी रेसिपी पे जाएंगे। मैं इसको यहाँ निकाल देती हूँ ताकि वहाँ धुआं न उड़े, मैं आपको फिर वहाँ से लाके दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब, ये देखिए आप, ये देखें, ये देखें, ज़रा सा फोकस कीजिएगा प्लीज़ कैमरा। ये आपको हलवे की सूरत में नज़र आ रहा है। ये देखिए विदिन 2 मिनट्स ये कितना अच्छा हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा छोड़ेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। फिर हम इसको चीज़ों में मिक्स करेंगे। और वैसे अगर आप चाहें तो इसमें पाउडर ये आप उसके ऊपर भी मिक्स कर सकते हैं। मैं ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर एक साथ सारा कुछ इसका मिक्स करूँगी। अच्छा, साथ में हम ये स्टार्ट कर देते हैं अपनी दूसरी रेसिपी। जब तक ये ठंडा होगा हम बाकी की चीज़ें इसके साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए, अच्छा इसके लिए रेसिपी कार्ड हम दिखा सकते हैं। अभी हमारा रेसिपी कार्ड आ रहा है, चलिए रेसिपी कार्ड हम बाद में देख लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था खजूरों का जो है ना एक डब्बा हमने पूरा ले लिया था, और इसके साथ साथ हमने एक रोल पूरा बिस्किट का ले लिया था। फ्यू नट्स हैं, फ्यू सीड्स हैं, ये आपके अपने ऊपर है, आप जितना डालना चाहते हैं डालें। अच्छा, जो तलमीना हम बनाएंगे इसमें जो है ये हम डाल रहे हैं तकरीबन 2 to 3 कप्स मिल्क, यानी कि दूध। जितना अच्छा क्रीमी दूध आप लेंगे ना उतना ही ये अच्छा बनेगा। मैं इसको तकरीबन मेरा भी ये 1.5 से 2 कप के करीब दूध है, और ये फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने। अगर आपके घर में खुला हुआ दूध आता है, थोड़ा सा उसको पका लें तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अब बस हम इसको थोड़ा सा इसका इंतज़ार करेंगे कि ये गर्म होने पर आए, और हम इसके साथ ये शामिल करेंगे बार्ली फ्लोर। ये तकरीबन 1 कप है, 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन हम इसको देखेंगे कि हमें इसको कितना ऐड करना है। हम हल्के हल्के इसको ऐड करेंगे। हमें खीर की तरह वाली थिकनेस चाहिए, और ये फटाफट आ जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसके अंदर। और इसके साथ साथ जाएंगी ऊपर खजूरें। ये 4 से 5 खजूरें हैं, लेकिन आप खजूरों को देख सकते हैं मैंने लंबा लंबा काटा हुआ है। आप फोकस करेंगे प्लीज़ इसको, ये देखें, तमाम खजूरों को इस शेप में लंबा लंबा काट लीजिएगा, क्योंकि ये ऊपर एक तो डेकोरेशन पर्पस के लिए भी इस्तेमाल होंगी, साथ में ये खाने के लिए भी होती हैं, सिर्फ खाली डेकोरेशन पर्पस के लिए नहीं होती। उसके साथ साथ इस्तेमाल करेंगे मीठे के लिए हम शहद, और शहद इसके अंदर नहीं जाता है। और एक बात का ख्याल रखिएगा, इसके अंदर चीनी वगैरह नहीं डालिएगा, क्योंकि ये खजूर और शहद को मिलाकर खाया जाता है, तो आपका वो मीठा बैलेंस कर देगा, तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। और आखिर में हम इसके ऊपर इस्तेमाल करेंगे गुल बहार का शरबत अपना, और फिर आप देखिएगा कि उसकी लुक कैसे निकल के आती है। और इसका टेस्ट अपना इतना ज़बरदस्त है, क्योंकि ये फलों, फूलों और जड़ी बूटियों के अर्कियात से तैयार करता है, तो हम इसका इस्तेमाल ज़रूर करेंगे इसमें। और बस हमारा दूध जो है वो बॉईल होने वाला है। मैं चाह रही हूँ कि ये मैं जो शरबत है इसको रख दूँ। चलिए, फिर अभी हम जब तक दूध जो है वो बॉईल हो रहा है, हो भी चुका है दूध हमारा बॉईल, और हम स्टार्ट करने वाले हैं इसको। इसमें डालते हैं जौ का दलिया। चलिए, अब मैं जौ का दलिया चम्मच, ये देखिए चम्मच यहीं रखा हुआ, ये देखिए ये बॉईल होने पर आया, और मैंने इसको कर दिया कम, ताकि मैं आराम आराम से इसके अंदर ये डाल सकूं, क्योंकि एक साथ डालने से गुठलियाँ बनने का डर है मुझे। तो हम इसमें डालते जाएंगे। ये देखिए जौ का दलिया। इस यार मेरे कान में बहुत डिस्टॉर्शन है, मुझे अगर आप कुछ कह भी रहे हैं तो आवाज़ में आपकी सुन नहीं पा रही हूँ। ये देखिए मैंने अभी ये 1 टीस्पून डाला है, और मैं इसको चलाना शुरू हो गई हूँ, और ये ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए इसको चलाते रहें, ऐसे ऐसे करके आराम आराम से चलाएं। और अगर आपको लगता है कि विस्कर है आपके घर में, ये मैंने इसको उतार के साइड में किया क्योंकि ऊपर आके गिरने वाला है, तो इस बात का ख्याल रखना है। अगर आपके घर में आपके पास विस्कस है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मेरे पास इस वक्त नहीं है। अगर गुठलियाँ पड़ भी रही हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपना बीटर या विस्कस इसमें चला सकते हैं आसानी। ये हमारे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हो जाता है गुठलियाँ हो जाती हैं, इसमें पड़ जाती हैं, तो आपको थोड़ी सी देर इसको चलाना है। ये देखिए मैं इसको स्लो करके चला रही हूँ, आपके सामने बना रही हूँ इसको इसीलिए, और मैं इसमें डालती जा रही हूँ
ये देखिए, क्या हमें विस्कर मिल सकता है कुछ फेंटने वाला, ताकि मैं अभी अपनी ऑडियंस के सामने ही इसको चला के उनको बताऊं? क्या हमें मिल सकता है? आप देख लीजिए अगर है तो, या बीटर मुझे मिल जाए ताकि ये 2 मिनट में ये सारी गुठलियाँ जो हैं इसकी इसमें मिक्स हो जाएं। क्योंकि ये आटे की फॉर्म में होता है तो ऑब्वियसली इसको पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब तक कि इसके साथ कोई बीटर ना हो। बीटर से ब्लेंड करेंगे आप, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। मैं इसमें और डाल रही हूँ, प्लीज़ आप देखिए, अगर बीटर हमारे पास है तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ये आपने डालते जाना है और इसको पकाते जाना है इस तरीके से। ये देखिए, ये अब थिक होना शुरू हो गया है आराम आराम से, लेकिन मुझे बीटर रिक्वायर्ड होगा। आप देख लीजिए अगर हमें बीटर मिल जाए। ये देखें, थोड़ी सी इसको हमने करनी है इसमें मेहनत, लेकिन ये बहुत ताकतवर होता है, स्पेशली बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए। आप इसको बनाएं। मुझे विस्कर या बीटर रिक्वायर्ड है, आप प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि इसमें थोड़े थोड़े से दरदरे से दाने आ रहे हैं। तो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, जब तक मैं अपना बीटर और विस्कर मंगवा लेती हूँ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। बोल के ज़ायक़े में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और बोल के ज़ायक़े में जब हम वापस आए हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं साइमा इरफान साहिबा, जो कि माहिर ग़िज़ाइयत हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू दिस शो। आप बिल्कुल सही मौके पर आई हैं इस वक्त, क्योंकि मैंने आज बनाया है, आपको पता है ना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 चीज़ें बहुत पसंद थी, खजूर का मीठा और तलबीना। तो आज मैंने तलबीना जो है वो बनाया और मैंने ना ब्रेक में डेकोरेट भी कर दिया। ये देखिए जनाब, मैंने इसको ब्रेक में डेकोरेट किया। ये देखिए इधर, हाँ, फोकस कीजिए। ये मैंने प्लेट में निकाला इसको विस्कर करने के बाद, फिर इसके ऊपर सारा हनी डाला जैसे मैंने आपको बताया था, फिर थोड़े से बादाम और खजूरों से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है। अब इसके ऊपर मजीद जो है ना वो खूबसूरती का तड़का लगेगा, और थोड़ा सा जायका मजीद इन्हांस करने के लिए हमारा जो मरहबा का शरबत गुलबहार है हम ये ऐड करेंगे। थोड़ा कलर भी ऐड हो जाएगा और साथ में थोड़ा जायका भी आ जाएगा। आप ये देख सकते हैं, इसको हम थोड़ा बहुत ऐड करेंगे। ये पतली पतली लाइन डालेंगे। ये देखिए, आहा, कितना प्यारा लग रहा है। वाह वाह, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार। ये देखिए, ये मोहब्बत के साथ हमने इसको डेकोरेशन कर दी है। अब ये हो गया तैयार। इसे आप हल्का फुल्का गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं। जैसे आप डॉक्टर साहिबा, आप बीइंग साइमा, चलिए ठीक है साइमा, आप बताएं, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या इसको बताना पसंद करेंगी कि ये जो तलबीना है ये कितना ज़्यादा अफादियत वाला है और इसे कब कब खाना चाहिए, कैसे? ये इतना अफादियत वाला है कि सबसे पहले तो मैं एक बता दूं कि जिस इंसान ने, जिस हस्ती ने इसको पसंद किया, तो उसकी अफादियत मतलब गिनवाना तो समझो ऐसे है कि जैसे सूरज को चिराग दिखाना। ठीक है, तो मैं ये कहती हूँ कि ये इसके इतने फ़वाइद हैं, जो इसको खाएगा उसके बाद इसको अपनी रूटीन में शामिल रखेगा तो यकीन करें, एक तो अफादियत उसके बॉडी के अंदर जो एक तो स्ट्रेंथ आएगी, ताकत आएगी, और उसके चेहरे पे इतना ग्लो आएगा, क्योंकि इसमें हर चीज एक बैलेंस के साथ ऐड हुई है। एक्स्ट्रा शुगर एडेड ही नहीं है, नेचुरल शुगर ऐड की हुई है, दूध के साथ बनाया हुआ है। दूध के साथ, तो हर चीज इसमें एक बैलेंस के साथ नजर आ रही है। और जब आप खाएंगे इसको तो वो कहते हैं ना कि इनर ब्यूटी जो है वो आउटर ब्यूटी नजर आती है। जब आप अच्छी चीज खाते हैं तो वो आपके चेहरे पे नजर आता है। जैसे माशाल्लाह हमारी होस्ट हैं, माशाल्लाह तो नजर आ रही है माशाल्लाह से कि आई होप कि माशाल्लाह सही खाना। मैं बिल्कुल एब्सोल्युटली, मैं बहुत भाई नजर आता है, फिटनेस फ्रीक, और मुझे ये थोड़ा सा खाएं लेकिन अच्छा खाएं। सो आपको पता है साइमा, आज तो हमने ये बनाया और दूसरा मैंने ऑलमोस्ट हाफ डन किया था खजूर का मीठा, जिसे डेट डिलाइट मैंने नाम दिया है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इसको देसी घी में बनवाया करते थे। तो आजकल लोग थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, तो मैंने इसको मार्जरीन में या बटर में मैंने इन लोगों को कहा है कि आप ये बनाएं, उसके बाद हल्का फुल्का मिक्स करके इसको फायदा वैसे घी में ही है, घी में, एग्जैक्टली घी में। लेकिन हम थोड़ा इफ्तार के लिए, जी इफ्तार के लिए, क्योंकि हमें थोड़ा सा जायका इनहैंस करना है, तो इसलिए हम बटर या वो मार्जरीन सॉल्टेड यूज कर सकते हैं। इसमें ये हमने डाला बिस्किट का चूरा, खास तौर से बच्चों के लिए। देखिए उनको तो घी का जायका इतना शायद इतना अच्छा नहीं लगता। मार्जरीन और वो जो है क्या उसे कहते हैं कि जितना ये ब्रेड और ये यूज करते हैं ना हम लोग, जी जी जी, मार्जरीन वगैरह, जी तो बिल्कुल। नाम ले सकती हूँ कि नहीं?
नाम नहीं ले सकते, वैसे हम जो यूज येलो कलर का जो होता है जी बिल्कुल, वो सबके फेवरेट होता है, ठीक है। तो वो बच्चों का खास तौर से तो वो पराठे के ऊपर लगा के, और जब इसके अंदर जाएगा तो वो इसकी जो है अफादियत और बढ़ेगी। अच्छा जायका बढ़ेगा। साइमा आप ये भी बताइए, मैं इसके अंदर ना मिक्स सीड्स जितने फ्लेक्स सीड्स हो गए, पंपकिन सीड्स हो गए, ये मैं ज्यादातर सीड्स को ऐड करती हूँ, सनफ्लावर सीड्स हो गए, उनसे आपको पता है वो जो खवातीन में हार्मोनल चेंजेस होती हैं जब बच्चियां बड़ी हो रही हैं, अदरवाइज भी, तो आप उसका भी थोड़ा सा ना इन्हें फायदे बताएं कि सीड्स के कितने फायदे हैं। सीड्स के इतने फवायद हैं कि आप देखें, जैसे आपने बताया कि जो है हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं जिन बच्चियों के, और आजकल हर कहते हैं 10 में से 8 बच्ची का जो है ये प्रॉब्लम है, इवन खवातीन का भी, कि उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो उसके लिए तो ये जितने भी सीड्स हैं, नट्स हैं, जो हमें अपनी ग़िज़ा में शामिल करने चाहिए, और सीड्स का खास तौर से इसमें इन्होंने ऐड किया है, तो इसलिए बता रहे हैं कि सीड्स इतने फ़ायदेमंद है कि जब आप इसको अपनी रूटीन में शामिल रखेंगे आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, जैसे कि आप जो है जॉइंट्स के पेन से, क्योंकि जब आप आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रोइंग एज होती है, क्योंकि दूध नहीं यूज़ करते हैं बच्चे, दूध पीना पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा नहीं पीते, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि ये चीज़ ऐसी है जो बना रही हैं हमारी हो साहबा, नाम सॉरी मैं कोई ऐसी बात नहीं, मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जो बना रही है, इतनी माशाल्लाह अच्छी चीज़ बना रही है कि इसको अपनी रूटीन में शामिल करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक तो जॉइंट्स के पेन से जो है वो नहीं होगा, और आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे, और इसके बाद जो है आपकी जो ग्रोथ, जो जिन बच्चियों की रुक जाती है तो उनको उनकी ग्रोथ सही होगी। और साथ में साइमा मैं इसमें नट्स भी शामिल करती हूँ इसमें। तो इस वक्त मैंने रोस्टेड आमंड्स यानी कि रोस्टेड जो सिके हुए नमकीन क्या कहते हैं बादाम है, मैंने वो ऐड किए। आप चाहें तो उसमें पीनट्स यानी मूंगफली ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो मूंगफली, बादाम, काजू, पिस्ते जो आप चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। जितना गुड़ डालो उतना मीठा वाली बात है, उतना ही हेल्दी आप चीज़ बनाएंगे। पहले ज़माने में कहा जाता था कि ये सिर्फ सर्दियों की ग़िज़ा है, ठीक है, ये चीज़ें नट्स हो गई, ये सीड्स हो गए, लेकिन अब ये कि देखा गया है लोगों के अंदर इतनी माशाल्लाह से अवेयरनेस आती जा रही है, आप लोगों की वजह से, हम सबकी वजह से, कि जो लोग देखते हैं रेगुलर टीवी देखते हैं और उनको पता है कि भाई हमें बताया जा रहा है, तो आपके फ़ायदे के लिए ही है कि जो नट्स हैं, जो ये सीड्स हैं, ये रोज़मर्रा की अपनी जो है ज़िंदगी में शामिल करें। सहरी के टाइम, जैसे अभी मैं अफ्तारी का और सहरी का बताऊंगी थोड़ी देर में, कि जैसे अगर सहरी में ये चीज़ें, जैसे अभी ये इनका जो है छोटे से जो है बॉल बना के आप रख लें, एक बॉल, छोटा सा एक बॉल अगर अपनी सहरी में इसको शामिल करेंगे तो यकीन करें। और उसके बाद सहरी में क्या खाना है, आप जैसे तलबीना है ये आप ऐड ऑन कर सकते हैं इसके साथ, में तो कितना हेल्दी हो जाएगा। कि पूरा पता है मैं तो लेती हूँ ना जब सहरी में, तो मैं अभी तक आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतना वक्त हो गया और मुझे फील नहीं हो रहा। वैसे भी जब अब मैं अपने काम पे आती हूँ ना, ज़्यादा खड़ी होती हूँ, अपने शो पे आती हूँ, तो मैं भूल जाती हूँ बाकी की दुनिया, लेकिन अदरवाइज भी अगर आप ये अपने सहरी में खाते हैं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है ये देखिए, ये हमने एक उठाया, हम इसको, मैं तो ना देखिए मेरे पास ना ये एक ट्रे रखी हुई थी बड़े मज़े की, ये देखिए मेरे पास रखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं ये लेकर आती हूँ और इसके अंदर हम ना इसको सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसको कैसे भी सर्व कर सकते हैं। ये देखें, ये आपने इसका छोटा सा एक बॉल बनाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी उसमें मक्खन में हुआ हुआ है, तो इतना ज़्यादा ये देखिए ये बच्चे भी इवन बना सकते हैं, बिल्कुल। को भी अगर अच्छा, अब ये देखिए, बिल्कुल अब मैंने इसको, ये जो नट्स का थोड़ा सा है ना, मैंने इसकी कोटिंग कर दी, थोड़ा सा वो जरा खूबसूरत लुक आ जाता है, और ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। देखने में भी कितना हसीन, आंखों को कितना अच्छा लग रहा है, तो जब खाएंगे तो फिर एब्सोल्युटली खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा है कि जो आंखों को अच्छा लगता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं तो क्या करती हूँ वैसे साइमा, नट्स अलग अलग रख लेती हूँ, किसी पे आमंड्स लगा देती हूँ, किसी में रोस्टेड पीनट्स लगा देती हूँ, किसी में ये देखिए मैंने अब ये इसमें मैंने ये लगा दिए, ये इसके जो सीड्स थे ये मैंने सीड्स लगा के रख दिए। अब किसी के पास अगर पिसा हुआ खोपरा है तो पिसा हुआ खोपरा लगा के रख दें। 3 से 4 अगर आप आइटम्स रखें और फिर आप सोचें इफ्तार में आप इसका प्लेटर बना के रख दें, ऊपर एक टूथपिक लगा दें, इतना कोई हसीन लगता है, आप यकीन करें। लोग पूछते हैं, और ये आप यकीन करें जब आप ये खाएंगे ना तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे, और सबने बना के दुआओं में मुझे याद रखना है भाई, ये मॉडर्न लुक के साथ जो है अपने देसी टच। जी बिल्कुल, मैंने इसीलिए इन लोगों को बताया कि भाई ये एक बहुत पुरानी रेसिपी है और जिनकी दिल के करीब और जिनकी पसंदीदा है तो क्या ही बात है, तो फिर वो रेसिपी कितनी जबरदस्त क्यों नहीं होगी, अदरवाइज उसके बेनिफिट्स कितने नहीं होंगे। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर पंपकिन सीड्स जो है वो लगा दिए हैं, और मैं तो मैं भी हेल्प करवा सकती हूँ, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं करती हूँ। अच्छा, हम अभी बनाएंगे साथ में ये जो आप देख रही है ना मेरे बराबर में रखे हुए पर्पल से बॉक्सेस, ये है सबूसो, और सबूसो की जो चिकन है उसकी क्या ही बात है। तो रोजाना मैं इनकी किसी ना किसी चीज को यूज करती हूँ, क्योंकि आज आप खास मेहमान आए हैं हमारे,
तो मैं सोच रही हूँ कि हम इसके जो है ना चिकन डोनट्स हम इसके फ्राई करते हैं ताकि आपकी दावत हो जाए प्रॉपर। थैंक यू सो मच। अच्छा ओहो, अभी हमें पता चले कि हमारे पास ये सिर्फ लास्ट मिनट है। चलिए ब्रेक में जाके फिर तल के रख देंगे आपके लिए इफ्तार में, कोई बात नहीं है। फिर आप आइए, आपको खिलाएंगे। मुझे तो वैसे सोब्रूसो बहुत पसंद है, इनकी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसका बड़ा नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है, इट्स सोब्रूसो। तो ये बात आप याद रखिएगा, नाम भी बड़ा यूनिक है। अच्छा जनाब, हम ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं और ये देख सकते हैं आप कि मैंने 2 तरह से बना के रख दी हैं। अब आप चाहें तो इसकी डिफरेंट मेवाजात से कोटिंग कर सकते हैं, नारियल, इवन चॉकलेट्स के साथ भी कर सकते हैं आप, चॉकलेट के साथ भी इसकी कोट करके रख सकते हैं। ये देखिए हमारी रेसिपी हो गई डन। अब साइमा भैंस को हम कर देते हैं यहाँ पे साथ में शामिल ताकि इनको नज़र आ जाए। मुझे लगा कि ये इस तरह रखी हुई ज़रा ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगी, तो मैंने इसको इस तरीके से रखना पसंद किया। ये देखिए अब आप तलबीना तैयार हो गया है और साथ में हमने रखा है डेट डिलाइट, और ये डेट डिलाइट जो है आप बहुत सारे तरीक़ों से बना सकते हैं। और ये हमारा तैयार हो गया। मैंने जज्बात में आके ज़रा ज़्यादा हिला दिया क्योंकि टाइम ख़त्म हो रहा है। तो ये थी आज की रेसिपी। लाइव शो में यही होता है जी। मैं तो ना एक अदद ना फूल भी लेकर आई थी कि मैं इसको तलबीना के ऊपर ऐसे साइड में लगाऊंगी। जैसा वक्त था तो मैंने कहा लगा दूं। के साथ मैच हो रहा है। हाँ बिल्कुल। तो जनाब ये थी आज की रेसिपी। तलबीना बनाया हमने और डेट डिलाइट यानी खजूर का मीठा बनाया हमने। अगर आपके पास भी कोई ज़बरदस्त सी रेसिपी है तो आप वीडियो बनाकर हमारे फेसबुक पेज पर बोल के अपलोड कीजिए। और अगर आपकी रेसिपी हमें भाग गई तो आप ये बाइक जो हमारे पास रखी है ये जीत सकेंगे, और दूसरे नंबर पर ये एलईडी आप जीत सकेंगे। और दोनों चीज़ें घर में भी जा सकती हैं। और आपके पास और भी कोई मज़े मज़े की रेसिपीज़ हों और आप चाहें मेरे साथ आके बनाना तो वो भी हमें लिख भेजिए आप। सो अब ये सेगमेंट जो है वो ख़त्म हो चुका है और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा, आपने इतने अच्छे अच्छे फवाइद बताए। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको दोबारा हम दावत देंगे। चलिए जनाब, सेगमेंट तो ये वाला ओवर हो चुका है लेकिन प्रोग्राम अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद खातिन हज़रात। अशराए मग़फ़िरत का आज पहला रोज़ है और अब भी वक्त है कि अगर रमज़ान में नेकियां नहीं कमाई तो गफलत को छोड़ें और नेक अमाल की तरफ आ जाएं, क्योंकि वक्त अभी भी है। बात बन सकती क्योंकि बाद में ना वक्त होगा और ना ही मग़फ़िरत का परवाना। आज अशराए मग़फ़िरत के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इस्लामिक स्कॉलर अल्लामा आबिद क़ादरी रिज़वी साहब। अल्लामा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। अब ये जो अशरा शुरू हुआ है इसके लिए मैं चाहूँगा उस पर रोशनी डालिए। बहुत से लोग उसमें मुख्तलिफ़ अस्कार करते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं, तो इस अशरे से ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए? नमाज और कुरान तो है ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम व रहमा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का रहमतों बरकतों वाला महीना वो महीना है जिसमें मग़फ़िरत आम्मा है अहले ईमान के लिए। जिस तरह की सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुबारक फ़रमान है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जिस शख्स ने ईमान और एहतिसाब के साथ रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे उसके साबिका तमाम गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। इसी तरह सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस माह मुबारक से मुताल्लिक़ एक और फ़रमान है, आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, शहरुन अव्वलुहु रहमतुन व औसतुहु मग़फ़िरतुन व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार। ये वो माह मुबारक है कि जिसका पहला अशरा अशरा रहमत है और जिसका दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत है और जिसका तीसरा अशरा जहन्नम सी आज़ादी का अशरा है। तो इसकी तफसीर में उलमा लिखते हैं कि इसका पहला अशरा अशरा रहमत इस एतबार से है कि वो इंसान जो अपनी दुनियावी ज़िंदगी में इस कदर मशगूल होता है कि अपने रब को भूल जाता है, इसके अशरा अव्वल में रब की रहमतों का नुज़ूल इस कदर होता है कि लोग अल्लाह की तरफ माइल हो जाते हैं, लोग इबादत और ताअत की तरफ आ जाते हैं, मस्जिदें आबाद हो जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत का ज़ौक़ पैदा हो जाता है। इस पहले अशरे में रब की रहमतें समेट कर जो रब की रहमत से ख़ुद को फैज़याब कर लेते हैं, तो अब दूसरा अशरा जो है उनके लिए वो आता है जिसमें अगर वो रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करें या आमाल और इस्तिग़फ़ार की कसरत करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। और फिर आखिरी अशरा इसका वो है कि जिसमें अशरा रहमत से फैज़याब होने वालों ने जब मग़फ़िरत में दुआए मग़फ़िरत की तो आखिरी अशरे के अंदर उनके लिए लिख दिया जाता है कि ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने जहन्नम के अज़ाब से आज़ाद फरमा दिया है। अच्छा, अशरा रहमत हो, अशरा मग़फ़िरत हो या आखिरी अशरा जिसे इत्क़ुम मिनन नार कहा जाता है, इन तीनों के हवाले से मैं एक बुनियादी बात कहूँगा।
कुरान करीम फुरकान हमीद ने दीन इस्लाम पर अमल का जो हमें तसव्वुर दिया है, सूरह फातिहा के अंदर दो बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को तालीम फरमाई हैं। सबसे पहले तो बंदा कहे कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। साथ ही फरमाया कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता जिन पर रब ने इनाम फरमाया। अच्छा, इनाम याफ्ता बंदे कौन हैं, इसका तायुन भी ख़ुद सूरह बकरा की एक आयत में रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अब ये वो तबक़ात हैं कि जिन्हें इनाम याफ्ता रब ने फरमाया है और इनके नक्शे कदम को सिरात मुस्तकीम कहा गया है। अच्छा, कुरान करीम फुरकान हमीद की एक और आय मुबारका के अंदर जहाँ ईमान का तज़किरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तो फरमाया कि फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, तुम ईमान ले आओ उनके मिसल जो तुमसे कबल ईमान लाए, यानी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक ज़माने के लोग। तो तमाम आमाल व इबादात के अंदर इंसान की रविश वो होनी चाहिए जो इनामी याफ्ता लोगों का तरीक़ा है। अच्छा, उनके तरीक़े में दो बातें हैं। मिसाल के तौर पर हम सिर्फ़ इसमें से सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नमाज को ले लेते हैं तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, तुम नमाज़ पढ़ो जिस तरह की तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखो। अच्छा, कुरान पाक की एक आयत है कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज की तासीर जो एक इंसान की ज़ात में पैदा होनी चाहिए या जो उसका असर ज़ाहिर होता है वो ये है कि वो फाहशी और बुरी बातों से बाज आ जाता है। हम देखते हैं कि नमाज की कसरत है लेकिन तबीयतें हमारी बदल नहीं रही। बिल्कुल। तो इसकी एक वजह ये बयान की गई कि हमने सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक नमाज को तो लिया लेकिन उसे मुकम्मल नहीं लिया जिस तरह लेना चाहिए था। उसके ज़ाहिरी अरकान को हमने ले लिया, हमने उसका बातनी हिस्सा जो था खुशू व खुजू वो नहीं लिया। तो जुमला इबादात में जब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हुज़ूर की आले पाक या हुज़ूर के असहाब जब उनके इत्तिबा की बात आती है तो उसका एक पहलू तो वो है जो ज़ाहिरन है। मिसाल के तौर पर रोज़ा रखना है, ज़ाहिर में आप सुबह से शाम तक भूखे रहें। इसी तरह इस्तग़फ़ार का मामला है कि आप अल्लाह की बारगाह में मग़फ़िरत का मुतालबा करते हैं, आप ज़बान से तस्बीहात पढ़ते रहें, या आप सदक़ात व खैरात करते हैं। इसका एक ज़ाहिरी तरीका यह है कि आप अपने माल में से निकाल कर किसी को दे दें, लेकिन इसका एक बातिनी पहलू है। बातिनी पहलू इसका यह है कि आपके उस अमल में खुशू व खुजू और इखलास होना चाहिए। अगर वो इखलास से खाली है तो आपका अमल बेकार और बातिल है। मिसाल के तौर पर इस माह मुबारक के अंदर कसरत से लोग सदक़ात देते हैं, बिल्कुल, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हुक्म भी दिया है, लेकिन साथ एक बात इरशाद फरमाई कि ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा। एक शख्स अपने माल में से एक बड़ा हिस्सा निकाल कर किसी दूसरे के हवाले कर देता है अल्लाह की रज़ा के लिए, लेकिन दो काम ऐसे हैं कि अगर वो ये करता है तो उसका सदका बातिल हो जाएगा, उस पर कोई अजर नहीं। और वो क्या, वो चीज़ें क्या हैं? बिलमन्नि वल अज़ा, एहसान जतलाना, अज़ियत देना। जिसे दिया उसे दे दिया लेकिन फिर एहसान जतलाया कि हमने दिया। जी हाँ, जी हाँ। जिसे दिया उसे दे दिया, लेकिन दिया इस अंदाज से या फिर रवैया ऐसा हुआ कि सामने वाली की इज़्ज़त नफ्स मजरू हुई है, उसे अजियत दी गई, तो फरमाया यह तुम्हारे सदक़े को बातिल कर देगा। जबकि शरीयत मुतहरा बल्कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन का हमें मफ़हूम ये मिलता है कि जब आप दें तो एक हाथ से इस तरह दें कि दूसरे हाथ को भी पता ना लगे। अब हमारे यहाँ माह रमज़ान मुबारक में ज़कात और सदक़ात का तसलसल है, लेकिन इसमें वो इखलास का पहलू ख़त्म होता जा रहा है कि जिसमें खालिसतन अल्लाह की रज़ा मकसूद हो। नमूद व नुमाइश बढ़ती जा रही है और हमारे यहाँ प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो तस्वीरें आ रही हैं। एक थैला देंगे अगर तो 5 लोग उसके साथ ही मौजूद आप देखें ना, वो बहुत ज़रूरी है। तस्वीरें खींचेंगी और वीडियो बनती है। अब ये वो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम खुद को उस जगह पर रखें। ये तो उस रब का बड़ा करम है कि उसने हमें देने वाला लेने वालों में नहीं देने वालों में रखा। लेकिन उसके लिए क्या मुश्किल था कि हम किसी के सामने आज नहीं है कल हों, तो क्या हम अपने लिए ये पसंद कर सकते हैं कि कोई हमें एक दाना दे तो सारे महफिल हमारा तमाशा बना दे? बहुत खूबसूरत। बल्कि किसी बुजुर्ग ने कहा था कि जब कोई शख्स आपके सामने अपने हाथ को सवाल के लिए फैला देता है तो वो अपनी पूरी इज्जत नफ्स को अपनी हथेली पर रखकर आपके सामने आ जाता है। अब इसे मजरू ना करें, उसका भरम रखें। बेशक। तो इबादात हों, मामलात हों, इन सब में ज़ाहिरी अरकान के साथ साथ खुशू व खुजू और रज़ा इलाही के पहलू को मद्देनज़र रखें। बिलखुसूस इस्तग़फ़ार में मौला कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक शख्स को देखा कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर रहा था। आपने फरमाया झूठों वाली तौबा ना करो, सच्चों वाली तौबा करो। कुरान में यही कहा है, तौबतन नसूहा का हुक्म दिया। सच्चों वाली तौबा ये है कि आप जो ज़बान से कह रहे हैं दिल भी उस पर आमादा हो।
झूठों वाली तौबा ये है कि आप ज़बान से तो कह रहे हैं कि अल्लाह माफ़ फरमा दे, लेकिन दिल उन्हीं गुनाहों की तरफ माइल है। आप अपने मुसल्ले से उठने के बाद फिर उसी दुनिया की तरफ लौटने वाले हैं। तो इस तरह का इस्तिग़फ़ार, अल्लाह किसी की दुआओं का, उसके इस्तिग़फ़ार का, उसके अमाल व इबादत का मोहताज नहीं, वो गनी क्यों ना निकाले। इस तरह शायर कहते हैं ना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आफरी का, और जितनी आपने गुफ्तगू फरमाई है उम्मीद करते हैं कि उससे इस्तिफ़ादा कर सके तमाम तर लोग, वो तमाम तर लोग जो इस माह मुबारक में अतियात और खैरात की तरफ निकलते हैं और वो कोशिश करते हैं अपने माल का हिस्सा दें, वो ऐसे दें कि एक हाथ को पता ना चले कि दूसरा हाथ क्या दे रहा है, और अगर नमूदो नुमाइश करके दें तो ऐसी देने का क्या ही फ़ायदा। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब वक्त ख़त्म हो गया है हमारे प्रोग्राम का। हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। कल हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।